Hello everyone. Here we have topper of the GPAT 2024, Mr. Vishal, and who's got the amazing GPAT rank, All India rank, 6th rank, with an amazing score 381 marks. Congratulations, Vishal. थैंक यू सर. So how do you feel now? वेरी हैप्पी सर, आई एम वेरी हैप्पी. मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि रैंक 6 आएगा. मतलब जब भी आंसर किया था तभी अराउंड 370-380 मार्क्स आ रहे थे, तो लगा था टॉप 10 में तो नहीं, टॉप 10 के आगे जाएगा. मतलब पेपर वॉज ईजी, मतलब ईजी नहीं बोल सकते, मीडियम था. तो आई एम वेरी हैप्पी सर. Very good. How many questions you attempted? अटेम्प्टेड 114 सर. 114 questions. Nice. Okay. एंड आप प्रिपरेशन कब शुरू किया? थर्ड ईयर पे शुरू किया नहीं तो फाइनल ईयर? थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर. थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर अगस्त बैच से शुरू किया था ना मैंने, एपेक्स का. थर्ड ईयर. ओके. थर्ड ईयर में क्या पढ़ाई किया था? थर्ड ईयर मतलब कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया था आपका? थर्ड ईयर में सबसे पहले तो हमने फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किया था. फिर थर्ड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि बायो फार्मास्यूटिक्स रहता है, बाकी और बायोटेक्नोलॉजी, वो छोटे छोटे सब्जेक्ट रहते हैं थर्ड ईयर में, जो जीपैट के लिए उतने नहीं इंपॉर्टेंट, बायो फार्म इज़ इंपॉर्टेंट, तो उस पर थोड़ा फोकस किया था. पर मैंने थर्ड ईयर की मैंने जीपैट भी दी थी, जीपैट 2023. उसमें मेरा एक्चुअली 0.6 से रह गया था क्वालिफाइंग. तो आज मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 6 है. तो वो ऐसा लगा कि वो रहना ही चाहिए था आज आने के लिए. आप डेली कितना घंटा पढ़ाई करते थे? डेली सर वैसे तो 10 घंटे से ऊपर, 10 घंटे से ऊपर. मतलब सुबह 5 बजे शुरू करता था, 5 बजे से 8 बजे तक. उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह वो. कॉलेज मैंने लास्ट 4-5 मंथ्स मैंने अवॉइड किया, पूरा अवॉइड किया. कुछ लगे तो प्रोजेक्ट के लिए जाता था 2-3 दिन में. बाद में फिर से वही शेड्यूल 5 से 8. बाद में 9 बजे चालू करता था, फिर 12 बजे तक. उसके बाद फिर से ब्रेक लेता था, फिर से 1 बजे से चालू किया तो 4 बजे तक. उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेता था, फिर 5 बजे से 8 बजे तक, फिर अपना 9 बजे लेक्चर था सर. मतलब वो डेली 10 घंटा? हाँ, डेली 10 घंटा पढ़ता था. कुछ नहीं हुई तो भी 8 घंटे तो भी ऊपर. अच्छा. आपका प्रिपरेशन कौन सा सब्जेक्ट से शुरू किया? फार्मास्यूटिक्स. और थर्ड ईयर में किया था, इसलिए बहुत सारे वो भी सब्जेक्ट थोड़े डीप में पढ़े. बायो फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ा, थोड़ा डीप में पढ़ा. बायो फार्मास्यूटिक्स ऐसा डीप में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बायो फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है. उसमें जो एग्जाम्पल्स है, क्लास 1 ड्रग्स, क्लास 2 ड्रग्स. जीपैट 2024 में क्वेश्चन था क्लास 4 ड्रग्स का, BCS क्लास 4. यस सर. एंड ये सब ठीक है, बट आपका स्ट्रगल क्या था? मतलब जीपैट का प्रिपरेशन में बहुत सारा स्ट्रेस हुआ रहेगा. मतलब आप दूसरा लोग को देखा रहेगा, वो लोग मॉक एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स आता रहेगा, आपको कम आता रहेगा. वो टाइम पे आपका कैसे लग रहा था? स्ट्रेस क्या था वो टाइम? स्ट्रेस तो रहता है, पर वो हैंडल, मतलब मॉक एग्ज़ाम पे मेरा वैसा तो कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं आता था. मतलब देखने जाए तो कभी मेरा रैंक 2 भी था, कभी मेरा रैंक 3 भी था, और कभी रैंक 16, 17, 18 ऐसा भी जाता था मेरा. तो मैंने देखा था कि जो मेरा सब्जेक्ट अच्छा है उसमें मेरा रैंक अच्छा आएगा. मतलब मैं फार्मास्यूटिक्स के जब भी टेस्ट देता था, फार्माकोलॉजी देता था, तो उसमें मेरा टॉप 5 में रहता ही था. पर जो बाकी के सब्जेक्ट थे, मतलब गेट का भी प्रिपरेशन हमने किया था, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते, तो उधर मेरा बहुत गंदा जाते थे रैंक्स. मतलब 16, 18, 19 उसके ऊपर ही जाता था. एक तो एग्ज़ाम मैंने आई थिंक गेट के लिए था, माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम था, उसमें मेरा कुछ तो 65 रैंक था अब हमारे क्लास में. तो बहुत डिप्रेसिंग लगता था. और मैं मॉक एग्ज़ाम जो था मैं एकदम लास्ट में देता था, अपना 12 बजे तक टाइम था. तो मैं 11:30 को शुरू करता था. हाफ आवर का अपना मॉक एग्ज़ाम रहता था. तो 12 बजे जो भी रहेगा ठीक है, जितने मार्क्स आए ओके, मॉर्निंग में फिर से स्टार्ट करने का पड़े. मतलब वो एक बार मॉक एग्जाम कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद पेपर एनालिसिस करना? पेपर एनालिसिस, यस. 15 मिनट्स पेपर एनालिसिस. 15 मिनट्स पेपर. Yes. आपको कुछ बैकग्राउंड नोट्स बनाना? यस सर, ऑलवेज बैकग्राउंड नोट. जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ उसका मैंने बैकग्राउंड नोट्स बनाना, उसके लिए सेपरेट बुक था मेरा. उसके मेरे 2 से 3 बुक बने ऐसे बैकग्राउंड के लिए. मतलब एक बार वो बुक आपको अच्छा से लास्ट में मैंने वही किया था, वही रिवाइज? यस सर. मैंने एक सेपरेट बुक ही बनाया था. उसके लिए मैं लास्ट में क्या करके जाने वाला हूँ, उसके मेरा सेपरेट बुक था. तो लास्ट 2 दिन बचे थे, तो लास्ट 2 दिन में मैंने वही बुक किया था. अच्छा, वेरी गुड. आप लाइव लेक्चर करता था? यस सर. सो लाइव लेक्चर का जो भी रनिंग नोट्स है वो लिखता था? यस सर.
उसके साथ आपको रेफरेंस बुक को पढ़ाई किया? यस सर, रेफरेंस बुक इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट सर। तो रेफरेंस बुक आप भी बोलते थे क्या पढ़ना चाहिए रेफरेंस बुक से, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो सुटिक्स के लिए लैचमैन है, लैचमैन है, और अब कुछ कुछ टॉपिक है उसके लिए अलग दूसरी बुक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री का मैंने इतना नहीं देखा, विल्सन और ग्रिसवोल्ड से देखा थोड़ा फार। कोलॉजी के लिए मैं KDT अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया KDT का एक सेपरेट ये आता है, MCQ का बुक आता है, वो Yes. भी मैंने सॉल्व किया। वो भी मतलब हर एक टेस्ट के पहले टेस्ट के बाद मैं देखता था, मतलब मेरा किधर गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, ये भी मैं एनालिसिस करता था। तो मुझे पता चलता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो सब लोग आंसर करेंगे, पर वो जो टॉपर बनता है ना, वो जो सब लोग आंसर नहीं कर पाते क्वेश्चन, जो लॉजिकल क्वेश्चन रहता है वो टॉपर आंसर करते हैं, इसलिए वो टॉपर बनते हैं। Yes, right. ये मैंने मतलब ये मुझे नवंबर दिसंबर तक पता चला था कि टॉपर कैसे बनता है। मतलब अभी 2024 में भी बहुत सारे लोगों का रहेगा, 300 के इधर रहेगा, बट जो टॉप रैंक बने उन लोगों ने वो जो क्वेश्चन रहेंगे वो आंसर किए रहेंगे, इसलिए 1 2 3 4 ऐसा रैंक आए रहेंगे। राइट। एंड आप पूरा रेफरेंस बुक से तो पढ़ा यस, रेफरेंस बुक आपने जितना बोला रेफरेंस बुक से उतना तो पक्का किया। सो MCQ, PYQ, MCQ. सर इनामदारी की सर, जीपैट के लिए इनामदारी की, मतलब ना मैंने तो Even my suggestion to the upcoming 2025-26 whatever the batches, so आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छा से कॉम्पेनियन बाय इनामदार करके एक बुक रहता है, उसमें लास्ट 20 to 25 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है। आप पूरा वो बुक अच्छा से करके उसका अच्छा से उसका बैकग्राउंड का मटेरियल है वो पढ़ाई करे तो इजीली यू विल क्लियर द एग्जाम। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का, सो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस करके जाए तो मैक्सिमम यू विल एबल टू क्लियर द एग्जाम। इट इज़ नॉट ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमेशा बताता नियोप्लाज्म, yes, उससे पक्का क्वेश्चन आता है। question इवन जीपैट 2024 में 2 क्वेश्चन, yes sir, yes राइट। सो वैसे टॉपिक्स है तो शॉर्ट टॉपिक्स है तो करना चाहिए, एंड इजी है, इतना डिफिकल्टी नहीं है। हम लोग इतना इधर उधर करने का जरूरत नहीं था, सीधा बेसिक चीजेस करके जाए तो आराम से होगा। एंड दूसरा था आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रहता था, yes sir, एंड इधर का मॉक एग्जाम्स था, yes sir। एंड आपका स्ट्रेस था। ये तीनों कैसा मैनेज किया था? सर यूनिवर्सिटी में उतना मतलब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन था। फोर्थ आपको सेमेस्टर यूनिवर्सिटी टॉपर है? नहीं सर, नो सर, नहीं था। मैं 7.58 तक ही रहता हूँ अभी। मतलब एस्पिरेंट्स को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो एक जीपैट रैंक बनने के लिए आप यूनिवर्सिटी रैंकर, मतलब ये यूनिवर्सिटी रैंकर है इसका वजह से उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, नहीं तो उसका ऑल इंडिया रैंक 2 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो इट इज़ प्योरली योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन। यस सर, अब जितना हार्ड वर्क, इतना मेहनत करेगा, इतना भरोसा करके पढ़ेगा, उतना अच्छा रैंक आएगा, राइट? यस सर। सो कंटिन्यू प्लीज। मतलब यूनिवर्सिटी में कैसा था, फोर्थ सेम में मेरा 8 पॉइंटर था, उसके बाद कितना भी मतलब मैं कितना भी एफर्ट्स डालूँ तभी मेरा मतलब मेरा क्या था, मैं बहुत स्लो लिखता हूँ, तो इसलिए मेरा बनता नहीं था उसका क्वेश्चन मतलब। तो मैंने सोचा कि इधर तो मेरा नहीं बन रहा है, तो मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, सबसे अच्छा करना है मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यूनिवर्सिटी के लिए मैं अगर सेशनल्स रह गए तो 2 दिन पहले एग्जाम प्रिपरेशन करता था, और यूनिवर्सिटी रहे तो 1 हफ्ते पहले प्रिपरेशन करता था, बस उतना ही, उसके आगे कुछ नहीं, अच्छा, बस उतना ही। एंड अभी सपोज मैं एक 3rd ईयर स्टूडेंट है, नहीं तो एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है, Yes. मेरे को जीपैट करना है का, बट मेरे को पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। यस सो कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए? सर, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपने सबसे पहले जीपैट क्या है ये पता रहना चाहिए, जीपैट क्या है, कैसा रहता है, क्वेश्चंस कैसे रहता है, पैटर्न कैसा रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए सिलेबस कॉपी, सिलेबस क्या है ये पता चला रहना चाहिए, और उसके बाद आप थोड़ा एनालिसिस करें तो उसमें बाद आपको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कब पता चलते हैं, जब इनामदार करते हैं। मैंने इनामदार के सभी क्वेश्चन पेपर किए, 2012 का क्वेश्चन पेपर में आई थिंक मैं लास्ट वीक में जीपैट के एग्ज़ाम के लास्ट वीक पहले में 12 का क्वेश्चन पेपर कर रहा था, वो मेरा हाफ रह गया था, बाकी पूरा कॉम्पेनियन, इवन जो कॉम्पेनियन के पीछे MCQ है गेट 1998 वगैरह ऐसा क्वेश्चन, वो भी मैंने पूरे किए थे, सुटिक्स, कोलॉजी और एनालिसिस के, बाकी नहीं किए थे, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह तो नहीं किए थे, पर ये कोर सब्जेक्ट के किए थे, मतलब पूरे ये क्वेश्चन पेपर और वो पीछे वाले पूरे किए थे।
तो मतलब कहाँ से शुरू करो स्टूडेंट का प्रिपरेशन, कौन सा सब्जेक्ट से? प्रिपरेशन स्कोरिंग सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आपका कोर कॉन्सेप्ट आता है तो केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए। इवन हाइब्रिडाइजेशन, जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन रहता है बाद में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। इवन हमने गेट का प्रिपरेशन किया था तो हमको केमिस्ट्री इतना भी हार्ड नहीं लग रहा था। इवन स्ट्रेस था लास्ट एग्जाम पे, जीपैट पे स्ट्रेस था केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री हाई एंड डाला तो हम लोग हमेशा लेता था, मतलब केमिस्ट्री आप सॉल्व करे तो बहुत बढ़िया हाँ, rank बहुत आएगा। रैंक मतलब rank ट्रेंडी था वो, केमिस्ट्री जो सॉल्व करेगा वो रैंक डिसाइड, उसका रैंक आएगा। तो बहुत मतलब लास्ट दिन तक, मतलब लास्ट वो एग्जाम के मिनट तक बहुत स्ट्रेस था केमिस्ट्री का। पर पता था कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, मतलब गेट के लिए प्रिपरेशन किया था। उसके बाद भी मतलब डेली, मैं तो केमिस्ट्री डेली करता, केमिस्ट्री और कोग्निशन में डेली करता था सर। केमिस्ट्री का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, नेम रिएक्शंस रहेंगे, नेम रिएक्शन तो पक्का क्वेश्चन रहता है, कौन सा भी जीपैट ले लो, नेम रिएक्शन का पक्का क्वेश्चन रहता है। और कोग्निसी का कैसा रहता है, कोग्निसी इज वोलाटाइल, मतलब बार बार याद करना पड़ता है। इसलिए मेरे एक सीनियर ने बोला था कि तू कोग्निसी हर रोज कर ले, तो मैंने रोज करता था मैं कोग्निसी, और केमिस्ट्री का मैं कॉन्सेप्ट करता रहता था। वेरी गुड, मतलब केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, उससे बेसिसिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर, जनरल ऑर्गेनिक। यस सर, जनरल ऑर्गेनिक के मतलब एसिडिटी बेसिसिटी तो गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इवन क्या गेट में क्वेश्चन भी आया था, बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, यस सर। राइट। आपका गेट में कितना मार्क्स आया? गेट में मेरा 32 स्कोर आया था, और रैंक आई थिंक 4000 के आसपास था। अच्छा, गेट लाइफ साइंस में? लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में इजी पड़ा आपको? बायोकेमिस्ट्री थोड़ा टफ था हमारे टाइम पे, तो माइक्रोबायोलॉजी इजी था। कुछ लोगों ने जूलॉजी भी दी दिया, तो जूलॉजी से फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन था, पर हमने देखा नहीं था इतना जूलॉजी, तो मैंने यही दिया था, माइक्रोबायोलॉजी ही दिया था। अच्छा। सो अभी मार्केट में तो बहुत सारा रिकॉर्डिंग का लेक्चर्स है, मतलब एक कोचिंग 1000+ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दे रहा है। सो स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर है, अरे सारी 1000+ रिकॉर्डिंग लेक्चर कब कंप्लीट करो? उसके बारे में आपका कमेंट क्या था? बच्चों क्या करना चाहिए एक्चुअली? ये 1000+ रिकॉर्डिंग लेक्चर का क्या है एक्चुअली ये चीज़? सर एक्चुअली बोलने जाए तो 1000+ रिकॉर्डिंग रहने दो, एक दिन में हम कंसिडर कर सके चलते कि 3 रिकॉर्डिंग लेक्चर किए हमने, ठीक है। 3 रिकॉर्डिंग लेक्चर, एक लेक्चर रहेगा 1 घंटे का, 3 घंटा लेक्चर में गए, तो 3 घंटा लेक्चर में जाने के बाद वो लेक्चर 1 घंटे का हुआ। आपको ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का पूरा याद है, 1 घंटे में जो भी हुआ मेरे को सब याद है, तो ऐसा रहेगा तो आप करो 1000+ आप करो, मैं नहीं बोलता उसको। पर वो 3 घंटा का है ना, तो उसका कितना याद है? हमारा लेक्चर कितना रहता था? हमारा लेक्चर मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, और उसके बाद 15-20 मिनट्स रहता था, ज़्यादा उससे आगे एक भी लेक्चर नहीं था हमारा, और एक दिन में एक ही लेक्चर हमारा, उससे आगे रिकॉर्डिंग हमारा कुछ नहीं था। थोड़ा प्रॉब्लम इज व्हाट, स्टूडेंट्स है ना, शाम को कॉलेज से आने के बाद 7 बजे से मोबाइल ओपन करता है, देन रात को 10:30-11 बजे तक लेक्चर से करते, देन तुम कब पढ़ेगा? तुम खुद का स्ट्रेटेजी कब अप्लाई करेगा? वो 1.5 घंटे के बाद कॉन्सेंट्रेशन भी लूज हो जाता है पूरा, मतलब फोकस भी नहीं कर सकते ना लेक्चर पे। इतना 2 घंटा बैठ के लेक्चर करने का, वो पूरा कॉन्सेंट्रेट से किया तो हो जाता है, पर नहीं होता। डेली बच्चा भी मतलब वो 3-4 मॉक एग्जाम्स देता था। 3-4 मॉक एग्जाम इंपॉर्टेंट ही नहीं है सर, एक मॉक एग्जाम करो, उसका एनालिसिस करो, दैट इज एक्चुअली एक मॉक एग्जाम दे दो आप अच्छे से, उसका ओवरव्यू करो, इसमें क्या गलत हुआ, उसमें क्या टॉपिक, क्या कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हुआ था, उसको मैं कैसे रेक्टिफाई करो, उसका 100% करो, बस खत्म। यस सर। सो नहीं तो आपको मतलब डेली 3-4 मॉक एग्जाम दिया था, आप पूरा वॉलेटाइल हो जाएगा। दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्जाम का भी कम हो जाएगा। सर मॉक एग्जाम डिज़ाइन भी ऐसा करना चाहिए कि बच्चे को स्ट्रेस होना चाहिए एग्जाम में, एग्जैक्टली कैसे आंसर करूँ मैं। मतलब मैं अभी कोचिंग का नाम तो नहीं ले सकता, पर मैंने कुछ कोचिंग का देखा एग्जाम, ये ऐसा रेफरेंस बुक का लाइन रहता है, इधर क्वेश्चन रहता है, रेफरेंस बुक का लाइन रहता है, इधर क्वेश्चन रहता है, बच्चा आंसर कर देता है, 1 लाइन क्वेश्चन एंड उसका एक सूडो कॉन्फिडेंस भी हाँ, बढ़ जाता है, मेरे को तो आ गया। तो इसके पहले मतलब 2024 में तो नहीं था असर्शन एंड रीजन, पर 23-22 में वन मोर थिंग, वी कैनॉट प्रेडिक्ट क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, वी कैनॉट प्रेडिक्ट असर्शन एंड रीजन आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, बट ऑलवेज वी शुड प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट वे। यस सर। सो स्पेशली MCQ सॉल्विंग पैटर्न, एंड ईजी आए तो ओके,
टफ आहे तभी आप आराम से एटलीस्ट क्वालिफाई तो होगा. तर हमारा कोलॉजी का मॉक एग्जाम था एपेक्स का, मतलब एक क्वेश्चन रीड करने में 1 मिनट जाता था, उसके बाद आंसर करने का, उसको लॉजिक लगाने का. तो मॉक एग्जाम का डिज़ाइन भी वैसा रहना चाहिए. आपको कॉन्सेप्ट से तो हाँ, clear है. कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए. मतलब मुझे इससे आंसर कैसे निकालूँ ये आपको चालू होना चाहिए कि मॉक एग्जाम मतलब पढ़ते हुए भी चालू होना चाहिए कि कैसा आंसर निकाल सकते, क्या एकदम डायरेक्ट से उससे कुछ बनता नहीं है सर. अभी आप क्या सजेस्ट करेगा स्टूडेंट 3 चीजें क्या करना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई होने के लिए, 3 चीजें क्या नहीं करना चाहिए? ओके सर. 3 चीज़ें सबसे पहले तो करना चाहिए रेफरेंस बुक, उसके बाद खुद के नोट्स जो हम लेक्चर के टाइम बनाते, और नोट्स बनाने इज ओके, रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट सर. इम्पोर्टेंट. और लास्ट 3 महीने में आप नया टॉपिक पे नहीं मत जाओ. अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन रहे, एग्ज़ाम बहुत ही आगे चला गया, हमारा जून में चला गया, तो सर ने आपने भी पास सजेस्ट बहुत किया, हाँ time था. टाइम था, तो आपने भी सजेस्ट किया था कि न्यू टॉपिक करो. नहीं तो जो टॉपिक आपने किया फरवरी मार्च तक जो टॉपिक किया उसका अच्छे से रिवीजन, मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि ऐसा मेमोरी बनना चाहिए, इस टॉपिक के ये मेरे को ये पता है, वो रहना चाहिए. और तीसरा तो एपिक जीपैट को अच्छे से फॉलो करो. मतलब सर आपने इतना एफर्ट्स डाला था, मतलब डेली हमारे रिवीजन एमसीक्यू बनते थे हर एक टॉपिक के, टैबलेट के, पैरेंटल्स के, मतलब वो भी कम एमसीक्यू के नहीं थे, वो भी 100 तो एमसीक्यू रहते थे, और वो प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू रहते थे. तो आपके एफर्ट्स भी इसमें हैं. एंड एक स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 आने के लिए क्या करना चाहिए? सर ऑल इंडिया रैंक 1 इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन कोचिंग, वो स्टूडेंट पे डिपेंड रहता है. राइट. वो जो बंदा रहता है ना, वो हार्ड वर्क करता है, वो डेडिकेशन से पढ़ता है पहले से, मतलब बीच में छोड़ दिया फिर से स्टार्ट किया वैसा नहीं, पहले से पढ़ता है, हार्ड वर्क से पढ़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बेसिक्स बहुत क्लियर है, हार्ड वर्क से पढ़ता है, एफर्ट्स डालता है, उसमें फोकस है, तो उसका ऑल इंडिया रैंक होता है. वो कोचिंग से आया, इससे आया, उससे आया, कोचिंग का एफर्ट्स बहुत मैटर करता है, बट ऑल इंडिया रैंक इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट. राइट. Yes, sir. परफेक्ट, नो डाउट इन दैट. एंड दूसरा चीज था, अभी मार्केट पे एक ट्रेंड चल रहा है, लाइक रैंक खरीदने का ट्रेंड है तो चल रहा है बहुत, मतलब बहुत लोग है तो कॉल करके रैंक खरीद रहे हैं. हाँ, आपको कुछ कॉल्स आया था? आया था. नाइपर के एग्ज़ाम के बाद आया था कॉल. मतलब वो इवन जीपैट रिजल्ट भी नहीं आया, आपको कॉल आ गया? हाँ, वो जो आंसर किया आया था ना, हाँ. मेरा स्कोर लीक हो गया था, मतलब 380 स्कोर आ रहा है, इसको बहुत लोगों को पता चला था. हाँ. तो अभी नाम तो नहीं लिख सकता. तो उस टाइम पे मुझे वो लोग 6 लाख ऑफर कर रहे थे. रात को कॉल किया था 11:30 बजे. तो बाद में मैं नहीं बोला था, फर्स्ट मैं बोला नहीं चाहिए, मैं सर से बात कर लूँगा, आपका फ़ोन बंद था उस टाइम. तो 12 बजे फिर से कॉल आया, बोले 8 लाख रुपए देते. मैं बोला नहीं चाहिए मेरे को. तो मुझे बहुत बोलने लगे वो, पेरेंट्स के बारे में सोचो, ये करो वो करो ऐसा करो, आपका एजुकेशन का भी निकल जाएगा ये. मतलब मैं तभी मैं बोला कि मैं सुबह सर से बात करता हूँ, आपको बताता हूँ जो कुछ रहेगा. तो मतलब ऑफर आई तो आया था? ऑफर आया था 8 6 लाख लाख का. पहले 6 लाख बोला था, पर आज बाद में 8 लाख बोला था. अच्छा. जो भी रैंक रहने दो, कुछ भी रैंक आना, मतलब 380 स्कोर पे उनको लग रहा था कि ऑल इंडिया टॉप 5 टॉप 10 में रहेगा, इसलिए वो बोल रहे थे जो भी रैंक रहने दो, 8 लाख हम ऑफर कर रहे हैं. अच्छा. बट आप नहीं नहीं एक्सेप्ट किया सही. सो आपको आगे क्या करना है? आगे सर मैं नाइपर हैदराबाद का RA देख रहा हूँ, रेगुलेटरी अफेयर्स. नहीं तो मैं मोहाली में फार्माकोलॉजी, बिकॉज MS रैंक मेरा 137 है, और MTech में मेरा ऑल इंडिया रैंक 12 है. तो एक तो मोहाली में फार्माकोलॉजी देखूंगा, हैदराबाद पे रेगुलेटरी अफेयर्स देखूंगा, नहीं तो मेडिकल डिवाइसेस हैदराबाद. ओके. और रेगुलेटरी अफेयर्स इज वेरी गुड. यस सर. वेरी गुड. एंड इंटरव्यू क्लोज करने का पहले 2 चीज़ें था. सो एपेक्स जीपैट का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें? सर ऑल इंडिया रैंक 6 इज ओनली बिकॉज ऑफ एपेक्स जीपैट. मतलब मैं मेरे एफर्ट जो है वो भी कंसिडर करता हूँ, और एपेक्स जीपैट ने, मतलब आप ऑनेस्ट रिव्यू है तो दे दो, बिकॉज वो यूजफुल रहेगा हमका भी इम्प्रूव करने में. सर मतलब ना जो भी है, आज जो भी रैंक बने ना एपेक्स जीपैट के वजह, मतलब मुझे भी कुछ पता नहीं था. हर एक को पता रहता है कि आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको भी पता नहीं रहता है स्टार्टिंग में. पर आपने सर कंटिन्यूसली वो गाइडेंस दिया. मैं आपसे बहुत कॉल पे बात बहुत रहता था हमारा, कुछ छोटे इस पे हमारा कॉल पे बात रहता था, मैसेज पे बात रहता. आप मुझे कभी चिल्लाते भी क्यों इतना कम स्कोर आया ये आया.
तो मैं एफर्ट्स डालता गया और आपके एफर्ट्स तो सभी स्टूडेंट पे, जब जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं हमारे एपेक्स से, सभी स्टूडेंट आपकी वजह से आएंगे। थैंक यू एंड आपका पेरेंट्स का नाम एक बार दे सकता है? यस सर, माय फादर्स नेम इज सचिन बाबूराव गंगावले एंड माय मदर्स नेम इज वैष्णवी सचिन गंगावले। ओके, प्राउड पेरेंट्स। बहुत सर, पप्पा अभी पालकी पे अभी पालकी पे जाते, पापा तो पंढरपुर गए, मम्मी घर पे। अच्छा, so they are very happy. वेरी हैप्पी सर। Very happy. Thank you Thank you, sir. so much. Thank you, sir. Thank you everyone.